नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चली खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। एमपी के नरसिंहपुर से जीते हैं प्रहलाद सिंह पटेल। आपको बता दें, कांग्रेस के लाखन सिंह को करारी शिकस्त दी गई थी। 31,000 से ज्यादा मतों से मात दी गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। देखिए तस्वीर जरा देखिए आप। नरसिंहपुर से जीते प्रहलाद सिंह पटेल दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत की तैयारी नजर आई। देखिए सांसद को था मैदान में और इस तरीके से एक अभूतपूर्व जीत रखी है, जो कि बीजेपी को लगी रहा था। पहले से ही पूरे राजनीतिक समीकरण बीजेपी ने बिठा रखे थे। हालांकि बहुत आलोचना भी हुई थी, बहुत सवाल भी किए गए। आखिरकार तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारने का क्या मतलब है विधानसभा चुनाव में। लेकिन देखिए आप दिल्ली पहुंचे हैं प्रहलाद पटेल, तो जीत का सेहरा उनके सर पर जो बंधा है और किस तरीके से उनको हाथों हाथ दिया जा रहा है, समर्थन बेहद जाहिर है। फिलहाल तस्वीरें बहुत दिलचस्प भी हैं, चूंकि वक्त 3 राज्यों में जीत का सेहरा बीजेपी के सर बंधा है। इस बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता, सुबह 11 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ सीएम के नाम पर मंथन हो सकता है। राज्य में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। 54 सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत। नवनिर्वाचित विधायक बैठक में शामिल होंगे। तो फिलहाल देखिए बीजेपी के लिए बड़ी खबर, अहम खबर, चूंकि आज मीटिंग का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। नवनिर्वाचित जो भी प्रत्याशी हैं, उसी के साथ तो जीत के आए हैं तमाम, वो सभी आज इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अभूतपूर्व जीत है। भाजपा की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी। हालांकि लोगों में कई सवाल जरूर खड़े हो रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही होगी कि कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल के बीजेपी के तमाम विधायकों की बैठक होगी, विचार मंथन किया जाएगा। राज्य में बड़ी सफलता और इसके बाद अब बैठकों का दौर जारी, जो कि आगे की रणनीति तैयार करनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के तमाम जो बड़े विधायक हैं उनकी मीटिंग होनी है। जो नए जीत के आए हैं उनकी भी मीटिंग की जाएगी। तो बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा और उसी को लेकर तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड जुड़े हुए हैं अनिल पुसुतकर जी। अनिल जी, देखिए भाजपा के सिर पे ताज सज चुका है। कौन सीएम बनेगा, दावेदारी में 5 बड़े चेहरों का नाम सामने आ रहा है। तो फिलहाल जो मीटिंग होने वाली है, जो बैठक होने वाली है, सरगर्मियां इसी बात लेकर क्या माने? दीपिका, आज जो बैठक हो रही है, हाँ, वो परिचयात्मक बैठक है। हाँ, और जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर हैं यहाँ आ चुके हैं और भाजपा कार्यालय में वो बैठ भी गए। अब आज जो जीते हुए 54 विधायक है वो सबसे 1 to 1 वो बात करेंगे और परिचयात्मक है, परिचय लेंगे सबसे। उसके बाद जो विधायक दल की बैठक है, इसमें जो मंथन जो होगा, जिसमें से निकलेगा रत्न, हाँ, सीएम रत्न निकलेगा, वो बाद में होगी। हाँ, जब छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त जाएगा। हाँ, अभी तो आपने बिल्कुल सही कहा कि दावेदार जो है इस लिस्ट में नाम जो बहुत है। पहला नाम तो डॉक्टर रमन सिंह का है, जो 4 बार रहे हैं। फिर रेणुका चौधरी है, जो केंद्रीय मंत्री है, आदिवासी है और महिला है और बड़ा चेहरा है। और सरगुजा से आई है, जो सरगुजा जिसने 14 की 14 सीटें जो है भाजपा की झोली डाल दी। यानी यहाँ की टीएस भी है। पिछली बार 14 की 14 को थी। उसके अलावा जो ओपी चौधरी है, आईएएस अफसर रहे हैं और उन्होंने तो कलेक्टर थे और रिजाइन के भाजपा ज्वाइन की थी। पिछले चुनाव हार गए थे, इस बार वो चुनाव जीत चुके हैं। उसके अलावा विष्णु देव साय भी हैं, आदिवासी चेहरा हैं, केंद्र के मंत्री रहे हैं। तो ये 4-5 नाम तो हैं दौड़ में, लेकिन ऐसा लगता है कि दावा जो है रमन सिंह का ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि चाउर वाले बाबा के अंदर सर्वमान्य भी है। बाकी सब लोग जो है एक पॉकेट में सीमित है। दीपिका, देखिए केंद्रीय नेताओं के बयान के हम क्या मायने निकाले हैं, क्योंकि केंद्रीय नेताओं के बयान भी बहुत सामने आए थे। इस बार गरीब की माँ का लाल मुख्यमंत्री बनेगा, ये तमाम बातें आपने सुनी होंगी, इसके हम क्या निकाले? नहीं, देखिए सबसे बड़ा जो वाक्य था, हाँ, वो गृह मंत्री शाह का था। उन्होंने रायगढ़ की सभा में कहा था कि आप ओम प्रकाश चौधरी को जिताइए, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। हाँ, अब कितना आदमी बड़ा बनते हैं। और इस कोई शक नहीं है दीपिका कि बीजेपी जो है
तो उनके सरप्राइज फैक्टर इतना जबरदस्त रहता है अचानक। हाँ। जैसे मनोहर लाल खट्टर को निकल के ले आए। हाँ। और जो उत्तर प्रदेश में दुनिया भर के नाम चल रहे थे। हाँ। अचानक जो है योगी आदित्यनाथ सामने आ गए। तो इस तरह है। छत्तीसगढ़ में भी पहली बार जब भाजपा की सरकार बनी थी, पहला चुनाव हुआ था, अजीत जोगी की सरकार गई थी, तब भाजपा की तरफ से जो है बड़ा नाम सबसे ज्यादा तो रमेश बैस का था। हाँ। जो आज महाराष्ट्र गवर्नर है, उनका मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन वो नहीं बन पाए, रमन सिंह बने। तो ये आप कह नहीं सकते भाजपा कब सरप्राइज देगी, कब झटके देगी। बिल्कुल। तो चौंका देना उनकी आदत है, क्योंकि चौंका देना आदत है, और शायद जनता को भी ये समझ में आ गया, तो जनता ने भी इन रिजल्ट के माध्यम से सामने कांग्रेस को ही चौंका दिया। देखिए जी ये देखिए, कांग्रेस को 68 सीटें मिली 2018 की बात करें, इतनी बुरी हार इस बार लगता है वो समीकरणों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो कांग्रेस जो है वो अति आत्मविश्वास में डूबी थी, उनका नारा था 75 पार। हाँ। अब देखिए कर्ज माफी का जो दांव पिछले बार चला था 2018 में, वो चल गया। 2018 से तो वो कहां से कहां पहुंचे थे 2018 में, फिर बाद में उपचुनाव भी जीते। कर्ज माफी ऐसा काम करी थी, कर्ज माफी के साथ साथ जो धान का जो MSP था 2500 रुपए पर तक, उन्होंने तीन जो उपचुनाव हुए थे, विधानसभा जीते। हाँ। उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव जीते, ग्राम पंचायतों के चुनाव जीते। ऐसा कोई चुनाव नहीं था जो भाजपा नहीं जीती। हाँ। भाजपा नहीं हारी, कांग्रेस नहीं जीती। हाँ। कांग्रेस हर चुनाव जीते चले गई। वो MSP और जो कर्ज माफी का दांव था, कर्ज माफी का दांव इस बार भी मैदान में था। और MSP में जो है, जब बीजेपी ने 3100 रुपए किया तो कांग्रेस ने उसको घोषणा पत्र में 3200 कर दिया। उसके बावजूद अगर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं मिला है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो है जिसमें कांग्रेस पीछे रह गई, वो था महिलाओं के लिए 12,000 रुपए प्रति वर्ष मोदी की गारंटी। उसके बाद जो है भूपेश बघेल ने लक्ष्मी पूजा के दिन जो है उसको 15,000 किया, लेकिन लगता है वहां पर देर हो चुकी थी। हाँ, मतलब बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन आप हमेशा देखिए, कर्ज माफी को लेकर आप किसानों की कब तक भुना सकते थे? इस बीच हमने देखा कि जिस तरीके से बोनस देने की बात घोषणा कर दी थी बीबी ने, वो यहाँ पर बड़ा साबित हो गया। सरकार में भ्रष्टाचार का असर भी कहीं ना कहीं हुआ। और देखिए सबसे बड़ा यूं कहें कि वो मास्टर स्ट्रोक कह दिया जाए कि एक्शन के बीच में, यूं कहीं प्रचार के बीच में, वो 508 का जो घोटाला था, 508 करोड़ का जो सट्टेबाजी घोटाला था महादेव ऐप का, उसको देख के हमने देखा भी था कहीं ना कहीं कि बॉडी लैंग्वेज जो थी ना, वो बहुत चेंज भी भूपेश बघेल तब सामने आई, तब कयास लगाया जा रहा है। ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो गया। देखिए जो महादेव है, आप कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। भूपेश बघेल जो बहुत ऑफेंसिव लीडर है, वो बैकफुट पर आए थे, डिफेंसिव हुए थे। लेकिन अगर वो महादेव ऐप पूरा काम करता तो भूपेश बघेल चुनाव नहीं जीत पाते। भूपेश बघेल तो चुनाव जीते। और भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस की वो दुर्गति नहीं हुई जो 2018 में भाजपा की हुई। 34 सीटें सम्मानजनक है, कोई बहुत बुरा नहीं है। लेकिन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, भूपेश बघेल के साथ साथ उनके जो बड़े मंत्री थे, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री नंबर 2, तो ये सारे हार गए। मंत्रियों का हारना ये बताता है कि एंटी इनकम्बेंसी थी। एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर था। और दूसरी बात, शहर के लिए तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ था ही नहीं। तो शहर को अगर आप छोड़ के चलते हैं, और शहर में जहां भाजपा बीजेपी दावेदार, एक बात को हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अंचल से फिर भी वोट प्रतिशत कम आ जाए, लेकिन शहरों को तो हम कह ही सकते हैं। अच्छा, एक चीज बड़ी दिलचस्प है, देखिए चुनाव जब शुरू हुआ था, जो मैंने भी पढ़ा, मैंने भी समझा कि ठीक 2 महीने पहले तक तो भाजपा लग ही नहीं रहा था कि कहीं आसपास भी नजर आए। लेकिन जब राजनीतिक समीकरण जो फिट किए गए, जातिगत समीकरण फिट किए गए, सामाजिक समीकरण का जो फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया, ये जो फॉर्मूला था वो काम कर गया, या फिर एंटी इनकम ऐसी काम कर गई, क्या माने? देखिए चुनाव के जो नतीजे हैं, हम उसको किसी एक दिन पर नहीं परख सकते। आप बिल्कुल, आपके जो सवाल है बिल्कुल जायज है। दोनों ही काम कर रहे थे मामले। जो एंटी इनकम फैक्टर है वो भी काम कर रहा था, और दूसरी बात, जो बीजेपी जो आप कह रही हैं कहीं नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं। 3 महीने पहले तो ऐसा लग रहा था कांग्रेस को वॉकओवर है, बिल्कुल कहीं बीजेपी दिखती नहीं थी। बिल्कुल वो बीजेपी अचानक ऑल ऑफ सडन उठ खड़ी हुई और उसके बाद एकदम ऑफेंसिव मूड में आई। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का काम है। वो आए यहाँ पर, उन्होंने प्राण फूके, और उसके बाद जो है बीजेपी उठ खड़ी हुई, और उसके साथ उनके 2 बड़े मामले हुए।
एक जो है घोषणा पत्र जो जारी हुआ बीजेपी का 1 तारीख को और 2 तारीख को महादेव ऐप आ गया। हाँ। तो महादेव ऐप ने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया कांग्रेस के कैंपेन को। जरूर कर दिया, एक परसेप्शन कहीं ना कहीं बन जाता है। वो परसेप्शन को, हाँ वही वो परसेप्शन जो बन गया था भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच में से दुरुस्त भी नहीं कर पाए, दूर भी नहीं कर पाई। अनिल जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। इस बीच खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, 12 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलता रहेगा। सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है, प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में ये खास बैठक होगी। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल इसमें मौजूद होंगे। सत्र में कई विधेयकों को पेश किया जाएगा, करीब 37 विधेयक संसद में पेंडिंग है। That magic is only temporary. It happened because the India alliance could not fight the battle unitedly. The spirit and the politics of the India alliance has to be upheld. I am sure that if all the parties of the India alliance learn the lessons from this election, they can win back in 2024. We will try for that. In that juncture, I should say, Congress as a main force behind the India alliance has to relook into its own strategy. It has to learn the politics of unity. That is the main lesson from this election. I am sure that they will also learn it. तो संसद में आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत आपको बता दें 12 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा, जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बैठक का आयोजन किया। देखिए, शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और हम सरकार चाहेगी हर मुद्दे पर अगर विपक्ष चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा करें, वो नोटिस दें जो चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर लोकसभा तय करेंगे। हर मुद्दे पे सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। मीटिंग बुलाया हूँ ऑल पार्टी का, तो ऑल पार्टी के मीटिंग में जो डिसाइड होता क्या करना आज क्या नहीं करना, उसके लिए हम बैठ रहे अभी। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। पीएम मोदी थोड़ी देर में संसद भवन पहुंच जाएंगे और सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में संसद पहुंचेंगे। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत है। 17वीं लोकसभा का यह आखिरी शीतकालीन सत्र आज से होगा। 19 दिन में आपको बता दें कि 21 बिल पेश होंगे। इस बीच ये भी जानना बहुत दिलचस्प होगा कि महुआ मोइत्रा के निष्कासन की जो सिफारिश है उस पर स्पीकर फैसला क्या लेंगे, ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा। तो आज 4 दिसंबर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में संसद भवन पहुंचेंगे। सत्र से पहले पीएम मोदी का जोरदार संबोधन भी होगा। तो 3 राज्यों में जिस तरीके से शानदार जीत बीजेपी ने दर्ज की है, जीत से उत्साहित बीजेपी, और देखिए अगले ही दिन संसद का सत्र, इसकी शुरुआत। तो सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिन में 15 बैठकों का आयोजन। देखिए शीतकालीन सत्र के दौरान आपको बता दें, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाले 3 महत्वपूर्ण जो बिल हैं उसे पास करने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश व क्वेरी आरोपों की जांच के बाद तो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सेशन से पहले ही दिन अध्यक्ष को सौंपी गई थी, उस पर क्या फैसला आएगा ये देखना होगा।
चलिए अब रुख कर लेते हैं मिजोरम का, जहां इस वक्त काउंटिंग चल रही है। मिजोरम की 40 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में ZPM को बहुमत मिलता नजर आ रहा है और बहुमत के करीब ZPM पहुंच गई है। 25 सीटों पर ZPM को बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो मिजोरम में आपको बता दें, जो प्रमुख पार्टी है विपक्षी, उसको आज बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर इस वक्त वोटिंग का, माफ कीजिएगा, इस वक्त काउंटिंग का जो सिलसिला है वो चल रहा है। ZPM तो फिलहाल आपको बता दें कि बहुमत के करीब जाति पहुंच रही है। देखिए, मिजोरम में हर 10 साल में सत्ता बदलने का इतिहास रहा है और ये इतिहास क्या इस बार भी बरकरार रहेगा, क्योंकि तस्वीरें जो हैं, जो रिजल्ट जो हैं, जो इस वक्त रुझान जो आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं। आपको बता दें कि मिजोरम में हर 10 साल में सत्ता बदलने का इतिहास इस बार भी लगता है बरकरार रह सकता है, क्योंकि विद्रोही से नेता बने हैं जोरामथांगा के नेतृत्व में मिजोरम नेशनल फ्रंट यानी कि MNF ने राज्य में 40 सीटों पर, पिछली बार की बात करते हैं तो 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो जोरदार MNF ने तब वापसी की थी, लेकिन क्या इस बार विदाई का वक्त और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक्शन ऐसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे होते हैं, हम बैठे हैं। विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतः जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें,
लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ तब एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, संसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूंगा, कोई चीज ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि ये चीजें जब बनती हैं तो आवश्यकता के अनुसार बदलाव की भी जरूरत होती है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है, हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है, लेकिन जब चर्चा नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और विपक्ष में तो एक अच्छी दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम का फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्ज्वल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपको दम दिखाने के लिए कोई न कोई करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के बिना विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए।
अच्छी, उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश है, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूं। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सबको भी साथियों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।